हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का बिहार स्पेशल का जो फ्रेंड हम लोग जो इम्तियाज अहमद और रंजीश कुमार की पुस्तक से जो वस्तुनिष्ठ देख रहे हैं फ्रेंड्स। आज इसमें हम लोग मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर साम्राज्य पर डिस्कस करेंगे, है ना फ्रेंड्स। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा फ्रेंड तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो था फ्रेंड, वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की। तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, है ना, विष्णुगुप्त की सहायता से मौर्य साम्राज्य पे सत्ता, है ना, मगध की सत्ता पर आसीन हुआ, है ना, मगध की सत्ता प्राप्त किया। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व में हुई थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था। तो फ्रेंड्स, यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में जो है वो, है ना, पाटलिपुत्र आया था। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ। तो फ्रेंड्स, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन 315 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था। तो फ्रेंड, वो सेल्यूकस, है ना, जो कि कहाँ का शासक था, तो यूनानी शासक था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा था। तो फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो फ्रेंड्स, चाणक्य जो है फ्रेंड, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, चाणक्य। ठीक है। अगर मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। यूनानियों से मुक्ति दिलाने का जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, है ना। इंडिका जो है वो मेगास्थनीज की, है ना, पुस्तक है इंडिका, जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया। तो फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश का शासन जो है मगध पर रहा। ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है, तो फिर मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र के लेखक हैं। कौटिल्य का अन्य नाम चाणक्य एवं विष्णुगुप्त भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण जो है वो किस विदेशी यात्रा वेदांत में मिलता है। तो फिर वो मेगास्थनीज की विदेशी यात्रा वेदांत में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना। तो फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत जो है बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य का शासक बना। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक जो है अभिषेकता, है ना, पिंगल वस्त्र रहता था। तो फिर वो बिंदुसार के दरबार में पिंगल वस्त्र ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह जो है महान राजा बनेगा। किसने कहा था, तो ये पिंगल वस्त्र ने भविष्यवाणी की थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के द्वारा अपने पड़ोसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है। तो फिर अशोक के 13वें शिलालेख में तृतीय भोज संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो फिर तृतीय भोज संगति का आयोजन जो है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। अगला क्वेश्चन है, तृतीय भोज संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। तृतीय भोज संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसरे ने की थी। तृतीय भोज संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड, पाटलिपुत्र जो है वो वहाँ पे तृतीय भोज संगीति का आयोजन हुआ था। प्रथम भोज संगीति का आयोजन जो है वो राजगिरी में हुआ था। द्वितीय भोज संगीति का आयोजन जो है वो वैशाली में था। तृतीय भोज संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथे भोज संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। एक बार अगला क्वेश्चन है, तृतीय भोज संगति का आयोजन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, तृतीय भोज संगति का जो है 251 दिया हुआ है ना, 251 ईसा पूर्व हुआ था तृतीय भोज संगति का आयोजन। कहीं कहीं फ्रेंड आपको 249 ईसा पूर्व भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो फ्रेंड, अशोक जो है वो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जानमाल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की। तो फिर वो कलिंग युद्ध, है ना, कलिंग युद्ध के उपरांत अशोक का धर्म था। तो अशोक का धर्म जो है वो नैतिक आचार संहिता का था, अशोक का धर्म। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य को केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, मतलब मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था। तो फिर वो पाटलिपुत्र में स्थित था। अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की। फ्रेंड्स, वो बोध गया की यात्रा की। अगला है, अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज अभिषेक के किस वर्ष की। तो फिर वो अपने राज अभिषेक के 10वें वर्ष जो है अशोक ने बोध गया की यात्रा की। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो अशोक स्तंभ के लेख बिहार के चंपारण जिले से प्राप्त हुए हैं। अगला है, बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। तो फिर ये रुम्मन देई अभिलेख जो है वो नहीं है। बाकी लोरिया अरेराज, लोरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा ये सभी जो है वो स्तंभ लेख जो है वो बिहार से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है। इनमें से एक प्रांत या प्रांतीय जो है पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी, तो वो कौन थी, तो वो पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो लकड़ी का बना हुआ था। ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद स्थित था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद जो है कुम्हार पटना में स्थित था। कुम्हार से
80 स्तंभ वाले मोरकालीन जो है फ्रेंड वो सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूजा और न ही एक बेतना कर सकता है? तो फिर वो कर सकते हैं, तो वो एरियन है ना, एरियन ने यह कहा है। चंद्रगुप्त मौर्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानवकृत नहीं, यह वरन देवताओं द्वारा निर्मित है? यह फाहियान ने यह बात कही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गया के निकट बराबर की पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण कराया था? तो वो अशोक ने कराया था। ये 4 गुफा थे, तो पहला था सुदामा, विष झोपड़ा, चोपड़ा और कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गया के समीप नागार्जुन की पहाड़ी में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था? तो फिर वो दशरथ ने करवाया था। दशरथ जो है वो अशोक का पुत्र नहीं, वो पौत्र था, जिसने नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्यकालीन चरम 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 ग्रहणी पक्षी मध्यकालीन चमर ग्रहणी यक्षी प्राप्त हुई है? तो फिर वो दिलदारगंज पटना से प्रारंभ हुई है। इसे स्त्री रत्न नाम से भी जाना जाता है। अगला है, बिहार के किस स्थान पे मौर्य काल से में बने जैन तीर्थंकर की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो फिर वो लोहानपुर पटना से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया है? तो फिर मेगास्थनी ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो फिर पाटलिपुत्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो अशोक के शासनकाल में जो पाटलिपुत्र में बौद्ध सभा आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फर है ना टॉमली द्वितीय ने डियानीसियस डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? तो फिर वो बिंदुसार के शासनकाल में मिस्र के राजा जो है वो फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीबोथा पाटलिपुत्र उपनाम धारण किया था? तो फिर वो एस्ट्रेबो के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीबोथा जो कि पाटलिपुत्रक नामक उपनाम जो है वो धारण किया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनानी दूत डिमालकिसस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो फिर वो बिंदुसार के शासक में काल में हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो फिर वो भाबरू स्तंभ में जो फिर केवल अशोक ने मगध को स्वयं का सम्राट बताया है। बराबर की गुफा का उपयोग किसके गृह आश्रय के रूप में किया गया है? तो फिर वो आजीविकों के गृह आश्रय के रूप में किया गया है बराबर की गुफाओं का उपयोग। अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो फिर पाटलिपुत्र जो अशोक की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 3 नागरिकों की सभा संचालित करती थी, जो 5-5 सदस्य की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मेगास्थनीज का यह कथन है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर यह सभी जो है वो सभी है। यह केंद्रीयकृत था, प्रशासन तंत्र कठोर था, करों का बोझ अधिक था, इसमें तो मौर्य साम्राज्य में उपयुक्त सभी खंड है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो फिर उपयुक्त सभी। उसके धर्म विजय की नीति अपनाई थी अशोक ने, बिल्कुल सही है। उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए थे अशोक ने, बिल्कुल सही है। उसने प्रजा हित और कल्याण का उपाय किया, इसमें अशोक ने। उपयुक्त सभी जो है वो अशोक के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन है, देवना प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने को संबोधित किया? तो फ्रेंड्स, देवना प्रिय के नाम से अशोक ने स्वयं को संबोधित किया है। धर्म महामात्र के कार्य क्या थे? तो धर्म महामात्र के कार्य उपयुक्त सभी। धर्म नीति या क्रियान्वयन, लोगों के बीच दान वितरण और जन कल्याण के उपचार, उपयुक्त सभी जो है वो धर्म महामात्र के कार्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य थे? तो फिर वो उपयुक्त सभी। न्यायिक कार्य, ग्रामिक प्रशासन कार्य और राजस्व का विभाग, उपयुक्त सभी जो है वो मौर्यकालीन प्रशासन में राजयुग के कार्य थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन विद्वानों ने किसका नाम आता है? तो फिर मौर्यकालीन विद्वानों में कौटिल्य का स्थान आता है, पाणिनि का स्थान आता है और उपावर्ष का स्थान आता है। उपयुक्त तीनों का नाम आता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष, दिलदारगंज की यक्षी और बराबर की गुफाएं। ये तीनों जो है वो मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धर्म नीति की जानकारी मिलती है? तो फ्रेंड्स, अशोक की धर्म नीति की जानकारी उनके द्वितीय स्तंभ लेख से, उसके 7वें स्तंभ लेख से और उसके 10वें स्तंभ लेख से, है ना। उपयुक्त तीनों से जो अशोक के धर्म नीति की जानकारी हमें मिलती है, दूसरे, 7वें और 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में दान और धम दाम के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो फिर अशोक के 9वें शिलालेख में दान और धम दाम के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो फिर आर्थिक संकट जो है वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है, बाकी विदेशी आक्रमण, अयोग्य शासक, प्रांतीय विद्रोह, ये सभी जो है वो अशोक साम्राज्य के पतन का
यह मोस्ट कारण है। अब अगला टॉपिक है फ्रेंड हम लोग मौर्योत्तर बिहार। मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं सभी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आपके बिहार ओरिएंटेड सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल का पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो फ्रेंड्स मौर्य साम्राज्य के बाद जो है शुंग वंश है ना, शुंग वंश का शासन स्थापित हुआ। शुंग वंश का शासन काल 185 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शुंग वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स पशुमित्र शुंग जो है वो शुंग वंश का संस्थापक था। पशुमित्र शुंग का शासनकाल 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व तक रहा था। अगला क्वेश्चन है कि शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम बिहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया। वो था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुद्धार तथा बौद्ध के साथ उत्पीड़न और आक्रमण व्यवहार किया था। किसने? तो पुष्यमित्र ने। पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वर्ष के शासनकाल में हुआ? तो वो शुंग वंश के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। तो फिर पाटलिपुत्र पर यमन शासक डेमेट्रियस का आक्रमण जो है फ्रेंड्स वो 185 ईसा पूर्व में हुआ था। मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। तो फिर पुष्यमित्र शुंग जो है वो मगध पर प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो फ्रेंड्स शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर जो कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। कर्ण वंश का शासन जो है 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक रहा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव जो है वो कर्ण वंश के संस्थापक थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वासुदेव ने मगध पर कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक है, कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की तो अर्ध सातवाहनों ने कर्ण वंश की सत्ता समाप्त की। अगला क्वेश्चन है, कर्ण वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया? तो वो मिस्र के राजाओं ने शासन किया कर्ण वंश की समाप्ति के कुछ समय के बाद। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो फ्रेंड्स शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के बोध गया से प्राप्त होते हैं। अगला है, कनिष्ठ ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध वीरवान को अपना दरबार में आश्रय दिया था? तो फिर वो अश्व घोष को। कनिष्ठ पाटलिपुत्र के राजा को बुरी तरह परास्त किया तथा हर जाने के रूप में हर जाने के रूप में वह यहाँ से अश्वघोष बौद्ध तथा भिक्षा पात्र तथा एक अद्भुत मुर्गा ले गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का सही क्रम? हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। ठीक है, ध्यान रखेंगे यही सीक्वेंस है। शुंग वंश की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो है वो शुंग वंश की राजधानी थी। कर्ण वंश की राजधानी थी। तो फ्रेंड्स पाटलिपुत्र जो है वो कर्ण वंश की भी राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो फ्रेंड्स कलिंग शासक खारवेल ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत पर जो है वो खारवेल जो है मगध पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो फिर वो अंग एवं मगध से कलिंग नरेश खारवेल जो है कीमती उपहार प्राप्त किए थे। उपहारों में जीन की प्रतिमा तथा पदचिन्ह शामिल है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद मगध पर संभवतः लक्ष्मियों का शासन रहा। कुछ इतिहासकार के अनुसार जो है वो मगध पर शक मरुंडों का नियंत्रण हो गया था। गर्गी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? यह आक्रमण जो है पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ, जो गर्गी साहित्य में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन में है, सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को आश्रय देने वाला शासक था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को कनिष्ठ जो है वो आश्रय देने वाला विद्वान था। ठीक है, तो आज हम लोग का बिहार स्पेशल में मौर्य काल और मौर्योत्तर काल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं सभी पे हम लोग ने डिस्कस करने के। अब अगला वीडियो होगा गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो इस सीरीज को रेगुलर देखते रहे। आपके बिहार रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जैसे विशेषकर 69th बीपीएससी होने वाला है और बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए तो आपके लिए बहुत रामबाण सिद्ध होगा। ठीक है, तो मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।